दोस्तों का दोस्त आशुतोष का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टोरी फार्म प्रोडक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज पेश है 23 अक्टूबर 1981 को रिलीज होने वाली अमिताभ बच्चन की सुपर डुपर हिट फिल्म याराना। जी हां दोस्तों, याराना 4 अगस्त 2024 को आने वाले मित्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं निर्देशक राकेश कुमार द्वारा निर्देशित बॉलीवुड की संगीतमय ड्रामा याराना। तेरे जैसा यार कहाँ। दोस्तों, अब आप सीट बेल्ट लगा लीजिए क्योंकि जानेंगे आप इस वीडियो में अमिताभ बच्चन ने पहले इस फिल्म को करने से मना क्यों कर दिया था। इस फिल्म के गाने की शूटिंग के दौरान शूटिंग देखने आए दर्शकों ने क्यों तोड़ फोड़ मचा दी थी। इस फिल्म के खलनायक जीवन और अमिताभ बच्चन के बीच क्या हुआ था। शूटिंग के दौरान नीतू सिंह का रो रो कर बुरा हाल क्यों हो गया था। फिल्म सिलसिला और याराना के बीच अमिताभ की क्या मुश्किलें थी। तेरा मेरा अफसाना। दोस्तों, मुझे मालूम है अब आप अपने आप को थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए चाय या कॉफी के साथ फिल्म याराना के बारे में जानने के लिए मूड बनाकर बैठ चुके हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के। फिल्म याराना के मुख्य कलाकारों में अमिताभ बच्चन, अमजद खान, नीतू सिंह, तनुजा, कादर खान, जीवन, रणजीत, सुलोचना लटकर, ललिता पवार, अरुणा ईरानी, अनवर हुसैन, राम मोहन शर्मा, राम सेठी, बीजू खोटे, यूनुस परवेज, चांद उस्मानी, आगा, बिरबल, मोहन शेरी और भारत भूषण जैसे बेहतरीन कलाकार हैं। बैठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के। दोस्तों, आप बिल्कुल सच मानिएगा, इनकी अदाकारी ने उन दिनों लोगों को दीवाना बना दिया था। एडवांस बुकिंग की वजह से हर थिएटर के बाहर पहले से ही हाउसफुल के बोर्ड लगे दिखाई देते थे। टिकट ब्लैक करने वालों की उन दिनों चांदी ही चांदी हो गई थी। लेकिन यह भी सच है कि सिनेमा हॉल के बाहर टिकट ब्लैक क्या होता है, ये आज की जनरेशन को भला क्या पता। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि फिल्म याराना 1981 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की फहरिस्त में 9वें स्थान पर थी। इसका कुल बजट था 2 करोड़ रुपए और इसने बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे। इस वजह से इसे हिट फिल्मों की श्रेणी में रखा गया था। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। और अगर बात की जाए 1981 में 3 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की, तो पहले स्थान पर रही थी फिल्म क्रांति जिसने 10 करोड़ रुपए कमाए थे। दूसरे स्थान पर रही थी फिल्म नसीब जिसने 7 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए थे। और तीसरे स्थान पर रही थी फिल्म मेरी आवाज सुनो जिसने 6 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे। ये तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। लेकिन फिल्म याराना को बनाना इतना आसान नहीं था दोस्तों। दरअसल फिल्म के प्रोड्यूसर H.A. नाडियाडवाला और निर्देशक राकेश कुमार जब इस फिल्म का ऑफर लेकर अमिताभ बच्चन के पास गए तो अमिताभ बच्चन ने अपने ओवरलोडेड शेड्यूल की वजह से फिल्म को करने से साफ मना कर दिया। लेकिन निर्देशक राकेश कुमार किसी और अभिनेता को लेकर इस फिल्म को नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अमिताभ बच्चन से कहा कि किसी तरह मैनेज करके इस फिल्म के लिए भी समय निकालें। अमिताभ बच्चन इसमें कुछ नहीं कर सकते थे, वो लाचार थे क्योंकि उन्होंने अपने सारे डेट्स पहले ही दे रखी थी अलग अलग प्रोड्यूसर्स को। उन्होंने अपने डेट्स की डायरी राकेश कुमार को देखने के लिए उनकी तरफ बढ़ा दी और कहा कि बताओ मेरे पास कहां डेट्स हैं, मैं कैसे मैनेज कर सकता हूं। जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं। दोस्तों, आपने सुना होगा जहां चाह वहां राह। निर्देशक राकेश कुमार ने अमिताभ बच्चन की डायरी में दिए गए सारे डेट्स को बड़े गौर से देखा तो वास्तव में कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन निर्देशक राकेश कुमार ने तो हार मानना सीखा ही नहीं था। उनके डिक्शनरी में तो यह था कि बड़े काम के लिए बड़े चैलेंज लेने ही पड़ेंगे। उन्होंने अमिताभ बच्चन से कहा कि सुबह 8 बजे से पहले तो आप व्यस्त नहीं हैं सर, अगर आप सहमति दें तो हम सुबह 7 से 8 शूटिंग कर सकते हैं
और दोस्तों इस तरह ये तय हुआ कि जब तक अमिताभ बच्चन की बाकी फिल्मों की शूटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक अमिताभ रोज सुबह 7 से 8 1 घंटे याराना फिल्म की शूटिंग किया करेंगे। मेरे गीतों में तुझे झूमे जग सा। दोस्तों शूटिंग जब शुरू हुई तो धीरे धीरे काम आगे बढ़ने लगा। इसी क्रम में कोलकाता स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में याराना का गाना सारा ज़माना हसीनों का दीवाना की शूटिंग के दौरान वहां उपस्थित दर्शकों ने तोड़ फोड़ और आगजनी समेत काफी उत्पात मचाना शुरू कर दिया था। दरअसल शूटिंग देखने आए एक ओवर एक्साइटेड युवक को सुरक्षा में तैनात एक पुलिस सब इंस्पेक्टर ने पीट दिया था। इसके बाद से वहां माहौल बिगड़ता चला गया। आपको बता दें जब मामला पुलिस के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो गया तब अमिताभ बच्चन को खुद मंच पर जाकर माइक से जनता को शांति बनाए रखने के लिए अपील करनी पड़ी थी। ऐसे में भड़के हुए दर्शकों को शांत करने के लिए अमिताभ बच्चन ने उस पुलिस सब इंस्पेक्टर की कटु शब्दों में निंदा भी की थी। खैर जब दर्शक शांत हो गए तब अमिताभ बच्चन ने उस सब इंस्पेक्टर को अपने पास बुलाया और खेद व्यक्त करते हुए कहा कि इसके अलावा भड़के हुए लोगों को शांत करने का हमारे पास और कोई उपाय भी नहीं था। दोस्तों उस सब इंस्पेक्टर ने भाव विभोर होते हुए अमिताभ बच्चन को हृदय से धन्यवाद दिया था और उसकी आंखें भर आई थी क्योंकि उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती थी। पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ फिल्म में जीवन साहब अपने चीर परिचित अंदाज में खलनायकी करते दिखे हैं, लेकिन यहां उनकी बाकी फिल्मों से अलग बात नोटिस की जा सकती है कि फिल्म में खलनायक होने के बाद भी नायक उन पर हाथ नहीं उठाता। इसकी वजह थी जीवन साहब की ढलती उम्र। हुआ यह था कि फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन का एक जोरदार मुक्का गलती से जीवन साहब को लग गया था, जिससे जीवन साहब का बैलेंस बिगड़ गया और वो लड़खड़ा कर गिर पड़े। उसके बाद यह तय किया गया कि अमिताभ उन पर हाथ नहीं उठाएंगे और इस बात को जस्टिफाई करने के लिए अमिताभ बच्चन से एक संवाद भी बुलवाया गया कि तुम्हारी उम्र का लिहाज करते हुए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। दोस्तों इस तरह उम्र दराज अभिनेता के साथ सीन का समन्वय बैठाया गया था फिल्म याराना में। दोबारा ये हरकत मत करना क्योंकि मैं बुजुर्गों पे हाथ नहीं उठाता। दोस्तों आपको बता दें याराना फिल्म की शूटिंग के दौरान अभिनेत्री नीतू सिंह ने निर्माता निर्देशक को पानी पिला दिया था। उनकी वजह से स्क्रिप्ट में बदलाव भी करने पड़े थे। दरअसल ये वो समय था जब उनकी ऋषि कपूर से सगाई हो चुकी थी और जल्दी ही दोनों की शादी भी होने वाली थी। फिल्म की शूटिंग जब तक मुंबई यानी उस समय की बंबई में हो रही थी तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जैसे ही फिल्म का गाना सारा जमाना हसीनों का दीवाना की शूटिंग कोलकाता में शुरू हुई तो नीतू सिंह ने रो रो कर समझिए पूरी यूनिट को रुला दिया था। अभी गाने की शूटिंग किसी तरह आधी ही हो पाई थी कि निर्देशक राकेश कुमार ने जाकर अमिताभ बच्चन को बताया कि नीतू सिंह शूटिंग करने को तैयार नहीं है और उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। अमिताभ फौरन भागकर नीतू सिंह के पास गए और रोने का कारण पूछा तो नीतू सिंह ने कहा कि उन्हें ऋषि कपूर की बहुत याद आ रही है और वो अब यहां एक पल भी नहीं रुकेंगी। नीतू सिंह की तेवर और हालत को देखकर अमिताभ बच्चन ने निर्देशक राकेश कुमार से उन्हें मुंबई भेजने की सिफारिश की और साथ ही नीतू सिंह के बगैर कोई जुगत लगाकर गाने की बाकी शूटिंग पूरी करने के लिए निर्देशक से आग्रह भी किया था। दोस्तों आपने गौर किया होगा सारा जमाना हसीनों का दीवाना गाने में नीतू सिंह आधे गाने में नजर आती हैं और आधे में वो गायब हैं। इसके अलावा फिल्म की बाकी शूटिंग भी वो जैसे तैसे बाद में पूरी की, लेकिन फिल्म की डबिंग के वक्त शादी में व्यस्तता के चलते उन्होंने डबिंग करने से साफ मना कर दिया। ऐसे में नीतू सिंह की कुछ पोर्शन की डबिंग एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट से और कुछ पोर्शन के अभिनेत्री रेखा से करवाई गई थी। अमिताभ बच्चन अपनी फिल्मों की डबिंग बहुत फास्ट करने के लिए बॉलीवुड में फेमस हैं, लेकिन उनकी फिल्म सिलसिला के वक्त ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सिलसिला के निर्देशक यश चोपड़ा डबिंग के लिए अमिताभ बच्चन का इंतजार करके थक जाते और अमिताभ की तरफ से खबर आती कि आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है या गला खराब है, और कभी यह भी सुनने में आता कि आज साहब का मूड ठीक नहीं है।
लेकिन इन सब के पीछे कहीं ना कहीं फिल्म याराना वजह बन रही थी, क्योंकि फिल्म याराना की पैच वर्क की शूटिंग अभी होनी बाकी थी। लेकिन अमिताभ चाहते थे कि फिल्म याराना सिलसिला से पहले रिलीज हो, क्योंकि फिल्म याराना की बॉम्बे टेरिटरी की डिस्ट्रीब्यूशन राइट अमिताभ बच्चन को मिले हुए थे, और अगर उसी समय सिलसिला भी रिलीज हो जाती तो याराना कमाई के मामले में पिछड़ सकती थी। और उस समय कहें तो पूरे देश में सिलसिला फिल्म को लेकर खूब चर्चाएं थी। बॉलीवुड के फिल्मी पंडितों ने भी अटकलें लगाने शुरू कर दिए थे कि फिल्म सिलसिला का सुपरहिट होना तय है, क्योंकि सिलसिला में अमिताभ, जया और रेखा का प्रेम त्रिकोण को दिखाया जाना था। जब यह बात सिलसिला फिल्म के निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा को पता चला तो उन्होंने अमिताभ से कहा कि मैं सिलसिला फिल्म के रिलीज का डेट 3 जुलाई 1981 से बढ़ाकर 14 अगस्त 1981 कर देता हूं, लेकिन आप सिलसिला की डबिंग कंप्लीट करें। इतना वक्त काफी था याराना को कंप्लीट करके रिलीज के लिए, लेकिन याराना फिर भी कंप्लीट नहीं हो पाई तय समय के अंदर। 3 महीने और लग गए और इधर सिलसिला रिलीज होकर फ्लॉप हुई, यानी बिलो एवरेज की कैटेगरी में चली गई। वहीं कुछ समय बाद याराना रिलीज हुई और बम्पर हिट हुई। बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सा। फिल्म याराना का गाना सारा जमाना हसीनों का दीवाना में अमिताभ बच्चन ने एक स्पेशल तरह की जैकेट पहनी है, जिसमें रोशनी से जगमगाते बहुत सारे छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं, जो गाने के धुन के साथ जलते और बुझते हैं। ये दर्शकों के लिए उन दिनों बेहद आकर्षक था। आपको बता दें, जैकेट पर लगे बल्बों को इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से जलाने का प्रबंध किया गया था, जो एक लंबे तार से जुड़े हुए थे और उसका स्विच अमिताभ के हाथों में था। अमिताभ बच्चन गाने के स्टेप्स के साथ स्विच को ऑन ऑफ खुद कर रहे थे। दोस्तों, ऐसा इसलिए करना पड़ा था क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी कि कहीं दूर से इन बल्बों को ऑपरेट किया जा सके। इसके अलावा यह भी जानने वाली बात है कि इस तरह की अनोखी जैकेट इस्तेमाल करने का आइडिया अमिताभ बच्चन ने ही खुद निर्माता निर्देशक को दिया था। अमिताभ के दिमाग में इस जैकेट की परिकल्पना वर्ष 1979 में आई फिल्म द इलेक्ट्रिक हॉर्समैन से प्रेरित थी। उस फिल्म में अभिनेता रॉबर्ट रेडफोर्ड ने बिल्कुल ऐसी ही जैकेट पहनी थी। दोस्तों, अभिनेता कादर खान अभिनय के साथ लेखन कार्य तो करते ही थे, उन्हें निर्देशन का भी बड़ा शौक था। किसी फिल्म को निर्देशित करने का मौका मिल जाए, इसके लिए वो जुगाड़ लगाने में लगे रहते थे। कादर खान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने याराना का गाना सारा जमाना हसीनों का दीवाना को निर्देशित भी किया था। इसके अलावा उन्होंने अमिताभ और जया प्रदा को लेकर एक फिल्म को निर्देशित करने की पूरी तैयारी भी कर ली थी, जिसका शीर्षक था जाहिल। इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन और जया प्रदा को साइन भी कर लिया गया था। तभी कूली फिल्म में अमिताभ के साथ हुए एक्सीडेंट और बाद में कादर खान के साथ अमिताभ के हुए अनबन की वजह से फिल्म डब्बा बंद हो गई और कादर खान का निर्देशक बनने का सपना अधूरा रह गया। फिल्म याराना के ऑडियो एल्बम यानी एलपी रिकॉर्ड में कुल 6 गाने थे। इन गानों को मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के द्वारा गाया गया था, लेकिन किसी भी गाने में कोई गायिका यानी किसी फीमेल सिंगर के द्वारा कोई भी गाना नहीं गाया गया था। फिल्म के क्रेडिट में जिन 2 गायकों के नाम थे, उनमें एक मोहम्मद रफी और दूसरे किशोर कुमार थे। लेकिन इसमें थोड़ी चूक हुई ऐसा महसूस होता है, क्योंकि फिल्म में अमिताभ और अमजद खान के बचपन के दौरान इस्तेमाल किए गए गीत याराना याराना टूटे कभी ना याराना को पार्श्व गायिका सुषमा श्रेष्ठ ने गाया था। हालांकि इस गीत को फिल्म में तो रखा गया था, लेकिन क्रेडिट के साथ साथ एलपी रिकॉर्ड में भी इस गीत को स्थान नहीं मिल सका था। दोस्तों, फिल्म याराना को हॉलीवुड में आई 1976 की फिल्म स्काई राइडर से प्रेरित बताई जाती है। इस फिल्म में नायक अपने अपहरित बच्चे को बचाने के लिए ग्लाइडर का इस्तेमाल करता है। यह दृश्य भी कुछ वैसा ही है जैसे कि फिल्म याराना में अमजद खान के यार्ड से जीवन और रंजीत के द्वारा अपहरित बच्चों को अमिताभ और अमजद खान के द्वारा ग्लाइडर की मदद से बचाया जाता है। इसके अलावा एलिवेटर का वो मजेदार दृश्य जिसमें अमिताभ एलिवेटर को एक ऐसी मशीन समझते हैं जिसमें कोई जवान आदमी जाता है तो बूढ़ा बनकर बाहर आता है। दरअसल यह दृश्य ब्रिटिश कॉमेडियन बेनी हिल के एक जोक पर आधारित था, जो कि साल 1965 में एक टेलीविजन शो में दिखाया गया था।
याराना बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें ग्लाइडर का इस्तेमाल किया गया था। फिल्म में ग्लाइडर के दृश्यों को फिल्माना काफी चुनौतीपूर्ण था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि अमिताभ बच्चन और अमजद खान दोनों को ग्लाइडिंग की ABCD भी नहीं आती थी। ऐसे में फिल्म के प्रोड्यूसर को न सिर्फ विदेशी टेक्नीशियन बुलाने पड़े बल्कि सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए स्टंटमैन भी बाहर से बुलाने पड़े थे ताकि खतरनाक ग्लाइडिंग के दृश्यों को भली भांति अंजाम दिया जा सके। दोस्तों, फिल्म याराना में अमिताभ बच्चन और अमजद खान उनकी दोस्ती को बहुत ही शानदार तरीके से चित्रित किया गया है। आपको बता दें, अमजद खान और अमिताभ बच्चन निजी जीवन में भी बहुत अच्छे दोस्त रहे, लेकिन फिल्मी पर्दे पर अक्सर दोनों एक दूसरे से दुश्मनी या आपस में मारा मारी करते नजर आते थे। याराना एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों एक दूसरे के दोस्त के रूप में नजर आए हैं, वरना अक्सर दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे ही दिखाई देते रहे। तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम नहाओगे कि नहीं। बोलो। नहाएंगे, जरूर नहाएंगे। कभी कभी 3 वक्त नहाते हैं भाई। गर्मी में 4 वक्त नहाते हैं, सर्दी में 3 वक्त नहाते हैं, बरसात में 3.5 वक्त नहाते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, फिल्म याराना की जब शूटिंग शुरू हुई थी उस वक्त फिल्म का टाइटल यार मेरा रखा गया था और इसी टाइटल के साथ फिल्म कंप्लीट भी हुई थी, लेकिन रिलीज से पहले इसका नाम बदलकर याराना कर दिया गया था। दोस्तों, फिल्म याराना में कास्टिंग, डबिंग और क्रेडिट में कई गड़बड़ियां देखने को मिलती हैं। अगर आपने गौर किया हो तो चरित्र अभिनेता आजाद ईरानी ने फिल्म में 2 भूमिकाएं निभाई है। ऐसा अक्सर नाटकों में देखा जाता है जहां एक अभिनेता स्टेज पर अनेक किरदार निभाते हुए नजर आता है। आजाद ईरानी ने याराना में एक तो सेठ जी का जिससे अमिताभ सौदा करते हैं और दूसरा उस शख्स का जो रंजीत के अड्डे में अमजद खान के ऊपर हमला करता है, इन दोनों किरदारों को निभाया था आजाद ईरानी ने। दोस्तों, इसके अलावा अनवर हुसैन और चांद उस्मानी को फिल्म में क्रेडिट दिया गया है जो कि फिल्म में कहीं नजर ही नहीं आते। दोस्तों, याराना फिल्म की डबिंग में हुई गड़बड़ी की अगर बात की जाए तो फिल्म में नजर आए कई छोटे मोटे किरदारों समेत भारत भूषण जी के महत्वपूर्ण किरदार को भी अभिनेता विकास आनंद की आवाज में डब कर लिया गया था। मेरे यार मुस्कुरा दे। दोस्तों, साल 1982 में आयोजित 29वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में याराना को 2 नॉमिनेशन मिले थे। एक अमजद खान को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए और दूसरा किशोर कुमार को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का नॉमिनेशन गीत छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा के लिए मिला था, लेकिन इनमें से सिर्फ अमजद खान ही बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जीत पाए और किशोर कुमार अपने ही बेटे अमित कुमार से फिल्म लव स्टोरी के गीत याद आ रही है के लिए से हार गए थे। याद आ रही है तेरी याद आ रही। दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहां विराम देता हूं। वीडियो में अंत तक साथ रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि वीडियो में आपको कौन सी बात ज्यादा अच्छी लगी। आप सब परिवार स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। दोस्तों, आपके इस दोस्त आशुतोष की तरफ से आपको मित्रता दिवस की अनेकों अनेक बधाइयां और ढेरों शुभकामनाएं।